मैं आप सब मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि आप आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए। पार्लियामेंट इलेक्शन ख़त्म होते ही हमने इन असेंबली इंतखाबात के लिए तंजीम के तरफ से अपनी शुरुआत की और हमें लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए, अगर हम वोटर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट डालने के लिए कन्विंस करना चाहते हैं, तो हम क्या लेके लोगों के पास जाएंगे। सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने ये ज़िम्मेदारी जनाब अब्दुल रहीम राथर साहब, जो हमारे सबसे सीनियर साथियों में गिने जाते हैं, जिन्होंने न सिर्फ तंजीम में एक बहुत अहम रोल अदा किया है, बल्कि कई साल जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे भी काम किया है। जब कभी पार्टी को कोई डॉक्यूमेंट या कोई इस तरह का काम करना होता है तो कहीं ना कहीं राथर साहब को हम उसके साथ जोड़ने का काम करते हैं। इस बार भी जब मंशूर तैयार करने की बात आई तो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने राथर साहब को ये ज़िम्मेदारी दी और उन पे छोड़ा कि वो कमेटी में किन किन को शामिल करना चाहेंगे। कमेटी में जिस तरह तनवीर ने अभी कहा, कई सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी जो हैं इस कमेटी के साथ जुड़े रहे। इसके साथ साथ प्रोफेसर निसार साहब भी, उन्होंने भी हमारी इसमें बहुत मदद की। लेकिन जिनके नाम लिए गए उन्होंने तो मदद की, लेकिन कई सारे ऐसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं जिनका एक रोल इसमें रहा, जिनके नाम हम वक्त बचाने के लिए हम ले भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो जानते हैं और हम जानते हैं कि उनका इसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। और मैं अपने तरफ से, चेयरमैन साहब के तरफ से, बाकी मेंबरों के तरफ से उनका भी इस रिपोर्ट के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। चाहे वो डिज़ाइनिंग में उन्होंने मदद की, ग्राफिक्स में मदद की, इसके प्रूफ रीडिंग में मदद की, इसके प्रिंटिंग में मदद की, जहाँ जहाँ उनकी मदद हमें हासिल हुई उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये मैनिफेस्टो राथर साहब ने दफ्तर में बैठ के तैयार नहीं किया। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम नहीं है। ज़िम्मेदारी संभालने के बाद राथर साहब का पहला कदम था अपने टीम को बुला के उनसे मशवरा करके हमने जम्मू कश्मीर के आवाम से बात की। हमने उनसे कहा कि हमारे मंशूर में वो क्या देखना चाहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से उनको कौन से वादे ऐसे चाहिए जिनसे उनको लगता है कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक तब्दीली आएगी, एक बेहतरी आएगी। जो पिछले कई सालों से हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उस मुश्किलात का हल कहाँ से हो सकता है। और जब राथर साहब और कमेटी के मेंबरों ने लोगों को ईमेल के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए अपने सजेशंस भेजने पे जो है उन्हें एक दावत दी, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि 5, 10, 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग जो हैं इसमें मेहनत करेंगे। और आम तौर पे अगर लोग इसमें जवाब अगर देंगे भी तो वो एक नॉन सीरियस उनका रवैया होगा। हम हैरान हुए, जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से लोगों ने रिस्पांस नहीं भेजा। और हज़ार से ज़्यादा होंगे राथर साहब, हज़ारों में ईमेल्स, मैसेजेस, लेटर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में राथर साहब को एड्रेस हुए। और जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस्तेमाल करके अपने सजेशंस हमें भेजे, पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि एक भी ऐसी ईमेल, चिट्ठी या मैसेज नहीं है जिसको राथर साहब और उनके साथियों ने पढ़ा ना हो। हर किसी मैसेज को पढ़ा गया, हर किसी मैसेज को जो है हमने फिर डिस्कशन के लिए रखा और कोशिश की गई कि जहाँ जहाँ से हमें वो सुझाव मिले, वहाँ जहाँ से हमें वो बातें सामने आईं जिससे कि हमें लगा कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के आवाम को फ़ायदा होगा, हमने उस चीज़ को मंशूर में शामिल करने की कोशिश की। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है,
जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको देखेंगे, जब तफसील में आप इसको देखें, तो आप ये शायद समझ जाएंगे, जो मैं समझता हूँ, कि ये पूरी तरह से एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस है। ये 5 साल का एक रोड मैप हम खींच रहे हैं, जो कि इसको पूरा करने पे वाकई जम्मू कश्मीर में एक तब्दीली, एक बदलाव आएगा। बदलाव की बात तो इससे पहले बहुतों ने की, लेकिन धोखा देने के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। राथर साहब और इनके साथियों को अगर सदर मोहतरम ने एक बात कही, वो सिर्फ ये थी कि आप वादे वो करिए जो आप कल जाके मुकम्मल कर पाओगे। अब हमारे बाद और भी पार्टियां हैं, वो भी अपने मंशूर जो हैं लोगों के सामने पेश करेंगे। जाहिर सी बात है कि कुछ उनमें से ऐसे भी होंगे जो हमसे बढ़ चढ़ के वादे करेंगे, और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि वो पार्टियाँ जो कल हुकूमत बनाने की उम्मीद रख भी नहीं सकते, उनके लिए बड़े वादे करना कोई मुश्किल बात है नहीं। हुकूमत में आएंगे नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल को हमें लोगों के वोट हासिल होंगे, कल को अक्टूबर में जब नतीजे आएंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी। हमारे लिए गैर जिम्मेदाराना तौर जो है लोगों से वादे करना या इस तरह के वादे करना जिनको कल हम पूरा ना कर पाएँ, वो लोगों के साथ खिलवाड़ होगा, लोगों के साथ मजाक होगा, लोगों के साथ धोखा होगा, और हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। तो जो भी मंशूर में हम बातें शामिल कर रहे हैं, उन सब पे राथर साहब और उनके साथियों ने बहुत ही ज़्यादा इस पे गौर किया है, इस पे सोचा है, इनको एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया है, और तब जाके डिस्कशन और सारा चीज़ करने के बाद आज ये डॉक्यूमेंट तैयार करके हम आपके सामने रख रहे हैं। शायद पहले फेज़ के नोटिफिकेशन से एक दिन पहले इसको रिलीज़ करना, इससे भी आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियसनेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, कितनी तरह से हमने तैयारी की है, न सिर्फ इस इलेक्शन की बल्कि इस इलेक्शन के बाद अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो पहले दिन से हम लोगों की खिदमत करने की जो है तैयारी में हम लगे हुए हैं। मैं अब अपने साथियों से कहूँगा कि एक एक करके वो आपको जो 12 हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि मंशूर ने तो पढ़ना और इसको समझना इतना आसान नहीं होता। लोगों में वैसे भी इतनी पेशेंस आज है नहीं, सब्र है नहीं। लोग ये जानना चाहते हैं जल्दी जल्दी कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। तो इस मैनिफेस्टो को हमने 3 हिस्सों में जो है तकसीम किया हुआ है। एक में हम 12 जो अहम वादे हम लोगों के साथ कर रहे हैं, पहले हिस्से में हमने उन 12 वादों को जो है सामने लाया हुआ है। कुछ हद तक हमने उनको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद जो उसके साथ जो हम एडिशनल कमिटमेंट्स करने जा रहे हैं, दूसरे हिस्से में हमने उनको शामिल किया हुआ है। और तीसरे हिस्से में जो लोग डिटेल में समझना चाहते हैं कि आखिरकार अगर हम किसी चीज़ का वादा कर रहे हैं तो उसको हम पूरा किस तरह से करेंगे, हम उस चीज़ को किस तरह जो है लोगों के सामने पेश करेंगे, तीसरे हिस्से में हमने हर चीज़ को डिटेल में लोगों को जो है वोटरों को समझाने की कोशिश की है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम सिर्फ उन 12 जो अहम हमारे पॉइंट्स हैं, जो गारंटीज़ हैं, उन 12 गारंटीज़ को आपके सामने रखेंगे। उसके बाद पूरी मैनिफेस्टो आपके साथ जितने हम कॉपीज़ अभी तक तैयार कर सके वो हम आपके साथ बांटेंगे। डिजिटल कॉपीज़ आपको जितनी भी चाहिए होंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए हम वो डिजिटल कॉपीज़ आप तक दे देंगे, और आप इस मैनिफेस्टो की जो है फिर एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। उर्दू और हिंदी में जो है इसकी ट्रांसलेशन की जा रही है, और 2-3 दिन के अंदर अंदर इसका उर्दू ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन जम्मू के कुछ इलाकों के लिए ये दोनों तैयार करके हम वोटरों के पास जो है इसको पहुंचा देंगे। तो करें शुरू तनवीर। द फर्स्ट तो एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज तालीम को लेके वो आपके सामने है। इसमें हमारे लिए Where is the promise on the education? Where is that point? 5th point. You sent me the old one, Tanveer. What you sent me before? Where is the free education in this? आप कह सकते हैं इसमें
अच्छा, इसमें शेर कश्मीर के वक्त से यूनिवर्सिटी के लेवल तक तालीम को मुफ्त किया गया था। आहिस्ता 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 इसको काट के मुफ्त तालीम अब लगभग उन्होंने जम्मू कश्मीर से जो है हटा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में, हालांकि इसमें ज़िक्र हुआ नहीं है, इनसे थोड़ी सी चूक हो गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैनिफेस्टो में हमने दोबारा कॉलेज के लेवल तक मेल स्टूडेंट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी के लेवल तक दोबारा मुफ्त तालीम जो है यहाँ के बच्चियों को फरहम करने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से किया गया है, ताकि बच्चियों को तालीम हासिल करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उसके साथ साथ कुछ और एजुकेशन को लेके बातें हैं जो आपके सामने हैं। कॉम्प्रहेंसिव प्लान्स फॉर श्रीनगर एंड जम्मू सिटीज़। आप सब शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, शहर के हालात आपको मालूम है। यहाँ आधा घंटा बारिश होने के बाद हमारे सड़कों की क्या हालत है वो आपके सामने है। स्मार्ट सिटी के नाम पे काम बहुत किए गए हैं, लेकिन उनका फ़ायदा यहाँ के लोगों को पहुँचा नहीं है। सैटेलाइट सिटीज़ की बात हुई, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। ख़ास जम्मू और श्रीनगर शहर को डीकंजेस्ट करने के लिए एक खसूसी गारंटी जो है हमारे तरफ से लोगों के साथ किया जा रहा है। फर्दर प्रोमिसेस मैं इनको पढ़ने का काम अभी करूंगा नहीं, वो जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो है हम आपको दे देंगे, वो आप उस टाइम देख लीजिएगा। और मैनिफेस्टो इन डिटेल बाकी जो हैं वो पॉइंट्स वहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। हमारे तरफ से कमेटी के तरफ से कोशिश की गई है कि कोई ऐसा सेक्टर ना हो जिसको टच ना किया गया हो, कोई पॉपुलेशन ग्रुप ऐसा ना हो जिसके साथ पिछले कई सालों से नाइंसाफ़ी जो की गई है, उस नाइंसाफ़ी को दूर करने की बात हमारे तरफ से ना की गई हो। हमने अपने तरफ से कोशिश की कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट, एक विज़न डॉक्यूमेंट हम लोगों के सामने पेश करें, जिससे कि लोगों को लगे कि वाकई आने वाले 5 साल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले यहाँ हुकूमत करने के लिए, तो वाकई एक नया कश्मीर, जिस नया कश्मीर का एक जो हमें विरासत में बाबा कौम शेर कश्मीर ने हमारे हवाले किया, अगर हम उसको अमली जामा पहना पाए तो हम पहना पाएंगे अगर हमने इस रोड मैप, इस एजेंडा को जो है मुकम्मल किया। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो हमारे मंशूर को देखें, बाकी पार्टियों के मुकाबले में हमारे मंशूर को तोलें और उसके बाद फ़ैसला करें कि आने वाले 5 साल किसके हवाले किए जाने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो वोटर हैं अपने वोट का सही इस्तेमाल करके हमें 5 साल का मौका देंगे, ताकि जो गारंटीज़ और जो वादे हमने लोगों के साथ किए हैं वो हम पूरा करके ही अपने आप को दोबारा इंशाअल्लाह लोगों के सामने पेश करेंगे। यही शुरू में मैं आपसे कहना चाहता था। अब अगर इसके बाद आपके मंशूर को लेके कोई सवाल हों तो मैं उन सवालों का आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। The reality is, as we mentioned right in the beginning, that we have a fight on our hands to get our powers back. And we have no doubt in that we will succeed. At the very least, in the first instance, we will get a state back for Jammu and Kashmir. Within the state, all the powers that are required to fulfill these promises are with the government of Jammu and Kashmir. And we will fulfill these promises. We only have to go so far as to remind the Supreme Court of India that the government of India has promised the Supreme Court that statehood will be restored to Jammu and Kashmir. In the unlikely event that government of India is not willing to do it of its own will, we will go to the Supreme Court and we will get justice from there, but statehood will be restored and these promises will be kept. देखिए अब कांग्रेस के साथ हमारी बात शुरू होने जा रही है।
कहाँ तक हम उसमें कामयाब होंगे मैं अभी कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि बातचीत अभी शुरू हुई नहीं। बातचीत होने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं हम कहाँ तक उसको पहुँचा पाएंगे। फिर तब हम पॉलिटिकली इसके लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था ना? तो अगर इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो 3 फैसले बदल गए, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे? अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? हमने कभी ये नहीं कहा कि रातों रात हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमने कहीं पे भी लोगों से ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दे दो तो कल हम ये चीज़ें जो है हासिल करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये यकीन दे रहे हैं कि इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी को 10-20 साल लगे, चलिए ना, अब हम 10-20 साल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात इस मुल्क में बदल जाएंगे और हम अपना ये वादा जो है पूरा कर पाएंगे। देखिए ना, आप क्यों स्पेकुलेशन में जा रहे हो ना? आप 4 अक्टूबर तक वेट करिए। हमें नहीं लगता ना कि बीजेपी की वो पोजीशन है जो आपको लग रही है, और वो 35 सीटें जो आप गिन रहे हो, आप भूल रहे हो कि हम सिर्फ 2 पार्लियामेंट सीट जीते, 2 पे हम लड़े ही नहीं और 1 पे हम हारे। अगर 1 हारने और 2 ना जीतने पे भी हम 35 सीट जीते तो हमारी पोजीशन ठीक ठाक है ना। आप क्यों हमें बीजेपी की तरफ खींच रहे हो? हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ना, हम उस तरफ जाने पे सोच रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस हमें किसी और से बात करने पे मजबूर नहीं कर सकती। हम उन लोगों से बात करेंगे जिनसे हम बात करना पसंद करते हैं। कांग्रेस किससे बात करना चाहेगी वो उन तक है। हमारी अभी कांग्रेस से कोई बात अभी शुरू हुई नहीं है, हमें बात करने दीजिए कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने अभी तक हमसे पीडीपी के बारे में कोई बात नहीं की और हमने कांग्रेस में हाईएस्ट लेवल पे बात की है। अब तारिक हमीद करा साहब ने ये किस अंदाज में बात की मैं कह नहीं सकता हूँ। अब मैं कौन होता हूँ उनसे कहने के लिए कि आप लाइक माइंडेड से मत करिए, लेकिन वो जिनसे बात करना चाहे वो करें, हम जिनसे बात करना चाहेंगे हम भी करेंगे। हम कब कहते हैं कि हम लाइक माइंडेड पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं? हम भी लाइक माइंडेड पार्टी से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि वो लाइक माइंडेड पार्टीज कौन कौन है, मैं अभी उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब आज हम मंशूर पे ही बात करें तो लिस्ट जब हमें कैंडिडेट्स का निकालना होगा उस टाइम उस पर बात करेंगे। किस चीज़? सॉरी, एक आप फिर से शुरू करें ना। हाँ, मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं इन चीज़ों में अब कोई भरोसा नहीं रखता हूं। वोट गिनने के वक्त तक आप में से बहुत सारे ऐसे थे जो कह रहे थे कि मैं बारामूला से जीता हुआ हूं। लंच टाइम तक आप में से कुछ ऐसे थे जो मुझे फूंक भरने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बात नहीं जनाब, अभी आपके मशीन गिनने शुरू हो जाएंगे। मैंने इलेक्शन हार तस्लीम करके इंजीनियर को मुबारक भी दी थी और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि अभी इंतज़ार करो, अभी भी मौका है। आप अभी से ही कहोगे कि फ़लाने ने यहाँ से जीता तो फ़लाने ने वहाँ से जीता, तो हुकूमत यहाँ से बीजेपी के साथ हुकूमत
बनाने की बात चल रही थी, यहाँ से कांग्रेस के साथ हुकूमत बनाने की बात चल रही थी। हमने अपना मंशूर तैयार करके लोगों के सामने रखा है इस उम्मीद के साथ कि उनका वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को हासिल होगा। कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत जो है अभी शुरू होनी बाकी है। हमें अपनी बात कांग्रेस के साथ करने दीजिए, लोगों का अपना मैंडेट जो है वो देने दीजिए, नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद हम फिर तफसील में बात करेंगे। I one second, I'll come back to you. I've given you one already. क्या किसने? हमने पार्लियामेंट इलेक्शन से ये सीखा कि हम इतने गए गुजरे नहीं हैं जितना शायद पिछले सालों में कुछ लोगों ने दिखाने की कोशिश की होगी, लेकिन हमने ये भी सीखा कि आखिरी मरहले तक किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं वो कभी कभार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, ये भी हमने सीखा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें इस बात का जो है एहसास हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी वर्कर है वो अपनी जगह मजबूत है। अगर आप नॉर्थ कश्मीर की भी बात करें, हालांकि हम हारे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी वोट है वो इंटैक्ट रहा, बाकी पार्टियां बिखर गईं। मेरे खिलाफ जो इलेक्शन उस वक्त दावा जीत की कर रहा था, अगर उसको बीजेपी ने माइग्रेंट वोट नहीं दिलाया होता वो अपनी ज़मानत छोड़ गया होता। हम तो कम से कम अगर हारे तो इज़्ज़त से हारे, बेइज्जत होकर नहीं हारे, इतना तो हमने सीखा। मुझे ज़ाती तौर और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात का अफसोस है कि जहां जमात इस्लामी ने अपनी सियासत पिछले 30 साल की छोड़ के इलेक्शन के मैदान में कूदने की बात की थी और खुलेआम उन्होंने प्रेस के ज़रिए ये बात दिल्ली तक पहुंचाई, क्योंकि बंद कमरे में बात होती तो शायद उसका कोई ख़ास उसका कोई मायने होता नहीं, लेकिन खुलेआम प्रेस के ज़रिए उन्होंने दिल्ली तक ये बात पहुंचाई कि आप हमारे ऊपर से बैन हटा दो तो हम मैदान में अपने उम्मीदवार उतार के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हम पहले दिन से उनके इस बैन को उठाने के हक़ में थे। बदकिस्मती से कैबिनेट का और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी आपकी थी, उन्होंने आखिरी दिनों में ट्रांसफ़र बहुत किए, ज़मीनें भी बांटी और सारे ऐसे काम किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे। एक काम जो उनको करना चाहिए था, दिल्ली के तरफ से जमात इस्लामी के ऊपर जो बैन लगा हुआ था वो उठवाने का काम वो कर नहीं सके। चलिए, अब जमात इस्लामी इस इलेक्शन में खुलेआम हिस्सा नहीं ले पाएगी, हमें उस बात का अफसोस है। देखना, कई सारे ऐसे वादे हैं जो यूटी में भी हम इन पे काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा, हम अगर वो अपनी मर्ज़ी से हमें स्टेटहुड नहीं देते तो हम लड़ झगड़ के स्टेटहुड अपना वापस हासिल कर लेंगे और वापस हासिल करने के बाद जितने हमारे वादे हैं लोगों के साथ वो हम उनको पूरा कर लेंगे। If there isn't, when government comes, it is definitely something that will be looked at. Okay? चले, शुक्रिया। तब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो ना कि डायलॉग हमने करना नहीं है। हमने कहा वी विल इनकरेज इट, वी विल इनकरेज इट। तो आप क्या सुनना चाहते हो हमसे कि हम डिस्करेज करेंगे? ऑब्वियसली नॉट ना। हम हमेशा से बातचीत के हक़ में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक़ में रहेंगे। एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, शुड वी बी इन गवर्नमेंट, we will do everything in our power to encourage that dialogue.
We will encourage a dialogue between the two countries. What is wrong with that? What is wrong in encouraging a dialogue? देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अगर हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते, चलिए आज बातचीत के हक में माहौल नहीं है, कल को हम उम्मीद कर सकते हैं माहौल होगा। और मैंने हर बार कहा है कि माहौल कायम करना ये सिर्फ हमारे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है, बातचीत के लिए माहौल कायम करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम अपने तरफ से बातचीत के लिए जो है हम इसके हक में रहेंगे, हम इसके हक में थे और रहेंगे। इसमें किसको एतराज़ हो सकता है? इन सब चीज़ों को जो वाजपेयी साहब और मनमोहन सिंह साहब की देन थी जम्मू कश्मीर को, जो CBM के तौर पे हमें दिए गए थे, हम चाहते हैं कि वो दोबारा हमें वापस हासिल हो। ओके, चलिए, थैंक यू।